तो हम लोग आपके थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपको दे दी थी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में करेंगे सेकंड पार्ट जो है आपका धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, हमने सारी रासायनिक गुण और भौतिक गुण वगैरह सब पढ़ लिया था फर्स्ट वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये धातुएं जिन धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था, जिन 90 धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था, वो हमें मिलती कैसे हैं और हम किस तरीके से उसमें से एक शुद्ध धातु को निकालते हैं। तो इतना सारा फ्लो चार्ट मैंने पहले से ही बना के रखा है, ये आपकी किताब में भी है, आप अपनी बुक में देखेंगे। देखो लास्ट वीडियो में हमने सक्रियता श्रेणी तक किया था, वहाँ पर सक्रियता श्रेणी को हमने कंपेयर किया था, मतलब इसका जो एक तरीके से इसकी तुलना की थी हाइड्रोजन से, कि हाइड्रोजन से कौन ज़्यादा सक्रिय तत्व होगा और कौन सक्रिय तत्व नहीं होगा। तो मैं सक्रियता श्रेणी से ही आपको समझा देता हूँ। देखो वहाँ पर हमने तुलना की थी, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग तरीके से सक्रियता श्रेणी को पढ़ेंगे, अभी समझेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज की। अब ये खनिज क्या चीज़ें होती हैं? देखो जब भी धातुएं हमें मिलती हैं ना, तो वो हमें एक खनिज के रूप में मिलती हैं। किसके रूप में मिलती हैं? हमेशा एक खनिज के रूप में मिलती हैं। अब ये खनिज क्या चीज़ है? देखो खनिज कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे उपयोगी पदार्थ होते हैं जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा पेट्रोल, कोयला और जितनी भी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं और वो हमें पृथ्वी की सतह से प्राप्त हो रही हैं, जिसे भूपरपटी कहा जाता है, अगर उससे हमें प्राप्त हो रही हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। मतलब खुदाई करके जो भी चीज़ आपको उपयोगी मिले, कुछ खनिज जिसमें से आप अपने लिए, अपने फायदे के लिए कुछ निकाल सको, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब खनिज वैसे तो दो तरीके के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पहले ही लिख दिया है। ठीक है, खनिज दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनके अंदर से धातुएं मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनके अंदर से धातुएं मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे पेट्रोल, कोयला, इनके अंदर से धातुएं नहीं मिल सकती, इन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो धात्विक खनिज के अंदर आता है फिर हमारा अयस्क। अयस्क क्या चीज़ होती है? देखो अयस्क जो है ना, अयस्क एक ऐसा खनिज होता है, अयस्क एक ऐसा खनिज होता है जिसके अंदर धातु की सबसे ज़्यादा मात्रा उपस्थित होती है, और हम लाभकारी रूप से उस धातु को वहाँ से निकाल भी सकते हैं। मतलब इससे हम इसको साफ वगैरह करके हम इसके अंदर से धातु आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अयस्कों का सांद्रण होता है। सांद्रण का मतलब है अयस्क के अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अयस्क के अंदर रेत होती है, मिट्टी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये अलग अलग प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हर अकेले, कभी भी अकेली अवस्था में बहुत कम तत्व होते हैं जो अकेली अवस्था में मतलब रहते हैं प्रकृति के अंदर। तो सांद्रण के अंदर हम देखते हैं, सांद्रण का मतलब है आपने उसको विभाजित कर दिया और उसके अंदर धातु की, मतलब कौन सी धातु की मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है, उसको हम सांद्रण कहेंगे। ठीक है, एक अयस्क के अंदर से कौन सी धातु की सबसे ज़्यादा मिलने की संभावना है, हम कहेंगे कि ये हमने क्या कर दिया? अयस्क का सांद्रण कर दिया। मतलब आप एक तरीके से उसे चेक कर रहे हो। ठीक है, तो इसी के सांद्रण के बेस पर हमने तीन कैटेगरीज बनाई, तीन श्रेणियां बनाई। कौन कौन सी? एक होती है उच्च अभिक्रियाशील धातु, जिसमें आती है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो मैंने यहाँ भी लिखा सक्रियता श्रेणी में। सबसे ऊपर आने वाली धातु कौन सी होती है? सबसे उच्च अभिक्रियाशील होती हैं। पहली चार धातु जो होंगी ये उच्च अभिक्रियाशील धातु होंगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसीलिए लिख रखी है यहाँ पर। आगे देखते हैं फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में कौन कौन आता है भाई? एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टिन और लेड। ये सब जो होते हैं ये सब किस में आते हैं? आपके मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में आते हैं। उसके बाद आते हैं हम निम्न अभिक्रियाशील धातुओं पे, जो हमारी सबसे नीचे वाली होती हैं। देखो ये हमारी सबसे नीचे वाली निम्न अभिक्रियाशील होती हैं, ये मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं। मैंने पहले से बना के रखा हुआ है सारा, इसलिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए देखें, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, कॉपर, मरकरी, मरकरी को पारद भी कहा जाता है या पारा भी कहा जाता है। ठीक है, तांबा, पारद और चांदी और सोना, ये सब, ये चारों जो धातुएं हैं ये निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। अब देखो प्रकृति के अंदर ये हमें कैसे मिलती है या हम इनका निष्कर्षण कैसे करते हैं? निष्कर्षण का मतलब है एक अयस्क के अंदर से शुद्ध धातु को निकालना, इसे निष्कर्षण कहा जाता है। अब निष्कर्षण के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया की जाती है निष्कर्षण के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण देखते हैं कैसे किया जाता है। ये उच्च अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं ये ना तो मतलब कार्बोनेट के अयस्क में भी नहीं मिलती हैं और ना ही आपको सल्फाइड के अयस्क में मिलेंगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ज़्यादातर अभिक्रिया करती हैं। इसी कारण ये उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को, इनको पहले गलित धातु के रूप में बनाया जाता है, मतलब इनको पिघला दिया जाता है। जैसे आपको एक अयस्क मिला, उच्च अभिक्रियाशील धातु का अयस्क है, मान लो सोडियम का एक अयस्क है। ठीक है,
जब आपको सोडियम का एक अयस्क मिलेगा तो आप क्या कर दोगे, उसे पहले तो मेल्ट कर लोगे, मेल्ट करने के बाद मतलब उसे गला दोगे, तो उसके गलित धातु के रूप में ले आओगे और फिर उसका विद्युतीय अपघटन कर देंगे। विद्युतीय अपघटन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं ये ना तो कार्बोनेट अयस्क बनाती हैं ना ही सल्फाइड अयस्क बनाती हैं, और ऑक्सीजन के साथ भी हम इनकी अभिक्रिया नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि हमने पढ़ा था कि चारों ही धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर एक बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देते हैं, जिसके कारण हम मतलब अगर हमने इनको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दी तो ये आग पकड़ लेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। अभी विद्युत अपघटन कैसे होता है वो हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत अपघटन के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। चलो अब आते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं पर। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में आती है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और आपका लेड, ये सारी धातुएं आती हैं। देखो अब ये जो धातुएं होती हैं ये या तो कार्बोनेट अयस्क बनाती हैं या फिर सल्फाइड अयस्क बनाती हैं। सल्फाइड आप जानते होंगे, सल्फर के साथ जब भी कोई अभिक्रिया करता है तो उसे सल्फाइड कहा जाता है, ठीक है। कार्बोनेट यानी कि CO3 के साथ, ठीक है। तो ये वाली जो धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं ये या तो कार्बोनेट अयस्क बनाती हैं या फिर सल्फाइड अयस्क बनाती हैं, ठीक है। सल्फाइड अयस्क बनाने के बाद हो जाता है इनका निस्तापन। अब सॉरी सल्फाइड नहीं, कार्बोनेट अयस्क बनाने के बाद, कार्बोनेट अयस्क बनने के बाद एक विधि होती है जिसके बाद हम धातु ऑक्साइड बनाते हैं। एक विधि होती है जिसके बाद हम क्या बना देते हैं, धातु ऑक्साइड। अगर वो कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन से बनाया जाएगा, अगर वो सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन से बनाया जाएगा। ये दोनों अभिक्रिया क्या होती है ये सभी अभी हम समझेंगे, बस अभी आप बेसिक समझ लोगे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो कार्बोनेट अयस्क होगा तो निस्तापन से, सल्फाइड अयस्क होगा तो भर्जन से। आगे देखेंगे इन दोनों ही अभिक्रियाओं से हमें क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड देखने को मिलेगी। धातु ऑक्साइड के बाद हम इसका धातु में उपचयन करेंगे, ठीक है। उपचयन के बाद क्या होगा, सॉरी ये उपचयन नहीं होगा, ये अपचयन होगा। हाँ जी जी, ये अपचयन है, ठीक है। मैंने गलत लिखा हुआ है, ये अपचयन होगा, ठीक है। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना। धातु ऑक्साइड जो होगा, धातु ऑक्साइड के अंदर से हम ऑक्सीजन हटा देंगे, वहां से हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी और उसके बाद हम उसका शोधन कर देंगे। शोधन मतलब उसकी रिफाइनिंग कर देंगे, मतलब जो भी उसमें गंध रह जाएगा वो सब हटा देंगे। चलिए ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात हो गई। अब आते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के ऊपर। तो निम्न अभिक्रियाशील में 4 धातुएं आती हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तांबा, आपका पारद, चांदी और सोना, ये आते हैं। अब ये जो धातुएं होती हैं इनमें से ये दोनों तो बहुत ही कम अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। मतलब करती नहीं है, सोना तो बिल्कुल ही नहीं करता, सिल्वर तब भी एक बार को कर ले, लेकिन सोना तो बिल्कुल ही नहीं करता। लेकिन इन दोनों में सिर्फ ये वाली धातु अभिक्रिया करती हैं, कॉपर और मरकरी। हमारे सिलेबस में सिर्फ इन दोनों धातुओं के बारे में बताया गया है, जिनके दोनों के ही सल्फाइड अयस्क मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सल्फाइड अयस्क मिलते हैं। और जब भी सल्फाइड अयस्क को हमें सल्फाइड अयस्क का जब भी हमें निष्कर्षण करना होगा तो हम किससे करेंगे, भर्जन से करेंगे, ठीक है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लो अच्छे से कि कार्बोनेट अयस्क होगा तो निस्तापन, सल्फाइड अयस्क होगा तो भर्जन। चलिए भर्जन पे आते हैं। भर्जन हो गया, भर्जन के बाद हमें धातु मिल जाएगी, ठीक है। धातु मिल जाएगी, धातु के बाद हम उसका परिष्करण कर लेंगे, यानी कि शुद्ध धातु हम वहां से निकाल लेंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट था ये मेन चीज थी हमारी इस धातुओं की प्राप्ति को समझने की। अब इनके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे करना है वो सब अब हम करेंगे। चलिए अब कर लेते हैं जो धातुएं होती हैं इनका निष्कर्षण, इनकी अभिक्रिया। हमने अभी एक फ्लो चार्ट पढ़ लिया था। फ्लो चार्ट के बाद हमने क्या कहा था कि हम करेंगे इनकी सारी की सारी अभिक्रियाएं कि इनका निष्कर्षण किस अभिक्रिया से किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं, सबसे नीचे आने वाली धातुएं कौन सी होती हैं सक्रियता श्रेणी के अंदर, ये 4 होती हैं जो मैंने आपको बताया था। इन 4 में से ये जो 2 हैं, ये वाली जो 2 हैं ये तो बिल्कुल अभिक्रिया करती ही नहीं है और ये प्रकृति में बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि फ्री स्टेट में मिलती हैं। बिल्कुल सोना और चांदी कभी भी किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं मिलता, ये हमेशा अकेले मिलते हैं। लेकिन कॉपर और मरकरी, ठीक है, तांबा और पारद, ये दोनों ही सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले से लिखा हुआ है, जो सिनाबार होता है ये मरकरी का एक अयस्क होता है, यानी कि पारद का एक अयस्क होता है जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब इस मर्क्यूरिक सल्फाइड को हमने क्या पढ़ा था, हम क्या करते हैं, इसका भर्जन करते हैं, यानी कि जब भी किसी का सल्फाइड अयस्क होगा उसको क्या किया जाएगा, भर्जन किया जाएगा। अब ये भर्जन क्या चीज होती है, देखो जब भी आप किसी के अयस्क को वायु की उपस्थिति में जला रहे हो, यानी कि उसको ताप कर रहे हो वायु की उपस्थिति में, भर्जन में वायु की उपस्थिति होती है, ये बात बहुत ध्यान से याद रखनी है आपको, ठीक है। तो सिनाबार मतलब HGS, हमने क्या करा, इसको वायु की उपस्थिति में ताप किया, मतलब इसको ताप करने के बाद हमें यहाँ से ये मिल जाएगा मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक है। मर्क्यूरी ऑक्साइड जो होगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ से सल्फर
सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी। इस अभिक्रिया को आप लोग खुद संतुलित करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहली अभिक्रिया होती है। हमने पढ़ा था ना कि भर्जन के बाद हमें क्या मिल जाती है, धातु ऑक्साइड। अगर आपको देखना है तो वो पीछे 20-25 सेकंड पीछे रिवाइंड कर लो वीडियो, उसमें सब कुछ है। हम जो हम फ्लो चार्ट पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि भर्जन और जो हमारा निस्तापन होता है दोनों के बाद ही हमें धातु की ऑक्साइड प्राप्त होती है। और धातु की ऑक्साइड प्राप्त हुई जब हमने इसको वायु की अवस्था में ताप किया। इसका ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब होता है ताप करना, हीट, ठीक है। ये सिंबल होता है, इसका चिन्ह होता है। तो सिनाबार यानी कि मरकुरी का जो अयस्क था उसको जब हमने वायु की उपस्थिति में ताप किया, मतलब गर्म किया, गर्म करने पर वो किसमें विभाजित हो गया, पहले उसने क्या बनाया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ उसने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी। अब दोबारा से अगर हम इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म कर दें, ठीक है, इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को अब गर्म कर दें। अब यहाँ पर वायु की उपस्थिति होना या ना होना मायने नहीं रखता है, वो पहले वाले उसमें रखता था। इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन, ठीक है। ये जो ऊपर वाली प्रक्रिया मैंने लिखी थी, किसी भी अयस्क को वायु की उपस्थिति में ताप करना और उससे धातु ऑक्साइड बनाना, उसे हम कहते हैं भर्जन। अब इस धातु ऑक्साइड को जब हम दोबारा गर्म करेंगे तो ये हमें मर्क्यूरी मिल जाएगा और मर्क्यूरी के साथ जो O2 गैस होगी वो निकल जाएगी। और ये मर्क्यूरी जो होगा ये हमें लिक्विड रूप में यानी कि द्रव अवस्था में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये द्रवीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया हमारे सिनाबार की बात, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड की बात। मर्क्यूरिक सल्फाइड किसका और अयस्क होता है, मर्क्यूरी का अयस्क होता है। अब हम बात करेंगे कॉपर सल्फाइड की। कॉपर सल्फाइड यानी कि Cu2S। देखो इसके साथ भी सेम रिएक्शन करा जाता है, क्योंकि ये भी एक सल्फाइड है। सल्फाइड का क्या करते हैं हम, भर्जन करते हैं। भर्जन के साथ जब भी हम कॉपर सल्फाइड को इस तरीके से मतलब वायु में हम इसको ताप करते हैं, वायु में ताप करने पर पहले ये पूरी तरह कॉपर ऑक्साइड नहीं बनता है। क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड बनता है, मतलब पार्शियली, मतलब कुछ हिस्सों में कॉपर ऑक्साइड बनता है। और कॉपर ऑक्साइड बनने के साथ साथ इसका जो यहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो गैस निकल जाती है। अब इतना समझ में आया, ये पूरा कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होता है, बात याद रखनी है। जैसे हमने इसको जलाया तो आधा ही कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, आधा भी नहीं, मतलब ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पार्शियली यानी कि कुछ हिस्सों में कॉपर ऑक्साइड बनता है। और जब इस कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम दोबारा से इसके साथ करा देते हैं, यानी कि जो अब देखो जैसे ऐसा था, मान लो ये कॉपर सल्फाइड का कोई पट्टी थी। कॉपर सल्फाइड को जब हमने गर्म किया तो ये इतना का इतना कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, तो इतना तो बच गया ना अभी, ठीक है। अब इसी बचे हुए के साथ इस कॉपर ऑक्साइड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉपर मिल जाता है। कॉपर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमें दोबारा से प्राप्त हो जाती है। अगर हम देखें तो बिल्कुल सही रिएक्शन हमने लिखा है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, दोनों की अभिक्रिया जो होती है हमें कॉपर दे देती है। अच्छा, ये कॉपर जो होता है ये सॉलिड यानी कि ठोस रूप में होता है, लेकिन मर्क्यूरी हमें कौन से रूप में मिल रहा था, ये हमें द्रव अवस्था में मिल रहा था। और O2 हमें गैस, और ये जो सल्फर होती है ये भी गैस होती है और ये भी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमने दोनों मतलब निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लिया। निम्न अभिक्रियाशील धातु होती कौन कौन सी, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। जिसमें से सिल्वर और गोल्ड तो हमेशा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको अकेले रहते हैं ये हमेशा, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील होते हैं। लेकिन कॉपर और मर्क्यूरी थोड़े बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, जिसके कारण ये सल्फाइड अयस्क बनाते हैं। मर्क्यूरी के सल्फाइड अयस्क का नाम होता है सिनाबार। सिनाबार को जब हम मतलब हमने पढ़ा था अभी, सल्फाइड अयस्क को हम कैसे गर्म करते हैं, हमेशा वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब भी एक सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड बनाया जाए, इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। भर्जन जो होता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। फिर इसी वाले धातु ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं दोबारा तो हमें क्या मिल जाता है, हमें शुद्ध धातु मिल जाती है और शुद्ध धातु के साथ ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। फिर आते हैं हम कॉपर ग्लांस, कॉपर सल्फाइड के अयस्क को यानी कि कॉपर के अयस्क को कॉपर ग्लांस भी कहा जाता है। कॉपर ग्लांस को जब हम वायु के उपस्थिति में जलाते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो वो हमें कॉपर ऑक्साइड तो देता है, लेकिन पूरी तरह नहीं देता है, ठीक है। कैसे देता है, कुछ हिस्सों में देता है और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जब इस कुछ हिस्सों में बने हुए कॉपर ऑक्साइड को बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, यानी कि दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है, तब हमें यहाँ से कॉपर मिल जाता है। और कौन सी अवस्था में मिलता है, हमेशा ठोस अवस्था में मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अवस्था में बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था वो खत्म हो गया है। अब हम करेंगे अपना दूसरा वाला, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो अब हम कर लेते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, अभी तक हमने निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कर लिया। अगर आप देखेंगे अपनी किताब में तो इसे लिखा हुआ है धातु मतलब सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो आप बस इतना याद रखें कि ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। चलो, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती हैं। ठीक है, मैंने सक्रियता भी लिखी हुई है इनकी। इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? एल्यूमिनियम होता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है? लेड होता है। ये इसका लिखने का रीजन क्या है ये अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, मैंने भी आपको बताया था कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं ये हमेशा या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलती हैं, कार्बोनेट यानी कि CO3 अयस्क के रूप में मिलती हैं, या फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं। ठीक है, X और S हो सकता है और XCO3 हो सकता है। यहाँ पर X का मतलब है धातु। ठीक है, तो ये जो होंगे धातुओं के अयस्क होंगे इसमें। अब जो कार्बोनेट अयस्क होता है उसे हम किससे निकालते हैं? ये अभी हम फ्लो चार्ट में पढ़ चुके हैं। इसे हम निकालते हैं निस्तापन से। किससे निकालते हैं? निस्तापन से। और सल्फाइड अयस्क वाला तो अभी अभी किया था जस्ट, जिसका नाम था भर्जन। ठीक है, क्या था इसका नाम? भर्जन। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। चलो, सल्फाइड और कार्बोनेट और, यानी कि कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सल्फाइड अयस्क के बारे में। सल्फाइड अयस्क जो होते हैं इनकी एक प्रक्रिया होती है जिसे भर्जन कहा जाता है। भर्जन का मतलब क्या है? धात्विक अयस्क को आप वायु की उपस्थिति में ताप करके एक धात्विक ऑक्साइड बना रहे हो, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिया जाता है जिंक का। ठीक है, किसका लिया जाता है एग्जाम्पल? जिंक का लिया जाता है, जिसमें ये जो जिंक है ये ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड के रूप में मिलता है हमें। ये दोनों ही रूप में मिलता है, कार्बोनेट के रूप में भी मिलता है, सल्फाइड के रूप में भी मिलता है। तो जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि वायु की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये हमें जिंक ऑक्साइड देता है और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ये तो हो गया हमारा सल्फाइड और इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन प्रक्रिया। भर्जन प्रक्रिया में पूरी की पूरी वायु होगी, वायु की उपस्थिति होगी। बस दोनों में, निस्तापन और भर्जन में, बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि भर्जन में वायु होती है लेकिन जो निस्तापन है उसमें हम वायु के बिना ही, मतलब वायु तो होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वायु की मतलब आप ऐसे समझ लो वायु की बहुत कमी होती है वहाँ पर, मतलब ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, मतलब कार्बोनेट अयस्क को हम निस्तापन से निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे भर्जन। और अब जो मैं प्रक्रिया लिखने जा रहा हूँ इसे बोलते हैं निस्तापन। तो निस्तापन में हम सिर्फ और सिर्फ इसे हीट करते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसकी बहुत कमी होती है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। जैसे हमने 6 चैप्टर में, अच्छा मैंने तो आपको 6 चैप्टर कराया ही नहीं, तो वो मैंने अपनी क्लास में कराया था तो मुझे वो याद आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो कार्बोनेट ओर जो है, कार्बोनेट ओर को मतलब कार्बोनेट अयस्क को, जिंक कार्बोनेट अयस्क को जब हम वायु की अनुपस्थिति में यानी कि वायु के अभाव में ताप कर देते हैं तो ताप करने पर यह हमें फिर से जिंक ऑक्साइड दे देता है। और कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर? सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो यहाँ से निकल जाएगी। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो निकल जाएगी। कैसे हुआ? देखो, एक O इसने जिंक को दे दिया, जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से बाहर निकल गई। तो आपको समझ में आ गया होगा भर्जन और निस्तापन क्या होता है। भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धात्विक अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और निस्तापन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर धात्विक अयस्क को किसमें मतलब वायु की अनुपस्थिति में या वायु के बहुत ही ज़्यादा अभाव में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और दोनों से ही हमें एक ही चीज़ मिलती है, धात्विक ऑक्साइड। जिस धातु के अयस्क को हम गर्म कर रहे थे उसकी धातु ऑक्साइड हमें मिल जाएगी। चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, ये हो गया भर्जन और निस्तापन। अब भर्जन और निस्तापन के बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी फ्लो चार्ट में, दोबारा अगर आप देखना चाहें अपनी किताब में देख सकते हैं फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट के बाद हमने पढ़ा था कि ऑक्साइड जब इनकी बन जाती है ना, तो ऑक्साइड को निकालने का तरीका क्या होता है? ऑक्साइड को निकालने का तरीका होता है उनका अपचयन करा देना। क्या करा देना? अपचयन करा देना। तो हम यहाँ पर कोयले को यूज करते हैं, कोयले को यूज करके इस ऑक्साइड का हम अपचयन करा देंगे। कैसे कराएंगे? देखो, जैसे ये जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है, जिंक ऑक्साइड के अंदर हम कोयला डाल देंगे। कोयला मतलब कार्बन। कार्बन जब हमने डाला तो यहाँ से ये हमें शुद्ध धातु यानी कि जिंक दे देगा और जिंक के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो यहाँ से हमें मिल जाएगी। आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, यही अभिक्रिया है बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल यही अभिक्रिया लिखी हुई है। इसको कोक भी कहा जाता है और कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोयला या कोक या कार्बन एक ही बात है। ये कार्बन जो होता है यहाँ पर कौन सा कारक होता है? दो तरीके का कारक होता है ना हमारे। तो जिसका उपचयन होता है यानी कि जिसको ऑक्सीजन मिलती है, जिसका उपचयन होता है वो अपचायक होता है या अपचयन कारक होता है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, जिसको ऑक्सीजन मिला यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ पर देखो कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, इससे इसने ऑक्सीजन छीन लिया, तो कार्बन कौन सा कारक हुआ? या तो ये अपचायक
बोलोगे आप इसको अपचायक या फिर अपचयन कारक। जिसका उपचयन होगा वो अपचायक या अपचयन कारक, जिसका अपचयन होगा वो उपचायक या फिर उपचयन कारक। तो किसका अपचयन हुआ यहाँ पर, यानी कि ऑक्सीजन किसने छोड़ी है, इसने ऑक्सीजन छोड़ी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन कारक, ठीक है, या फिर उपचायक बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि निस्तापन के बाद जो हमें मतलब जो हम जो हमारा अपचयन होता है, जो हम वो करवाते हैं, तो कैसे करवाते हैं हम अपचयन को, कोक की उपस्थिति में कोक डाल देते हैं, यानी कि कोयला डाल देते हैं। कोयले के साथ ये जो कोयला होता है यहाँ पर, ये अपचायक के रूप में काम करता है, जो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन इससे ले लेता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अब आगे के ये इतना तो हो गया। देखो अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोयला काम नहीं करता है, ठीक है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोयला काम नहीं करता है। तो उस अवस्था के अंदर हमें विस्थापन अभिक्रिया दिखानी होती है। कौन सी अभिक्रिया दिखानी होती है, विस्थापन अभिक्रिया दिखानी होती है, जिसमें हम ज्यादा क्रियाशील तत्वों को कम क्रियाशील तत्वों की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे कैसे होता है, देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल में दे रखा है इसमें मैंगनीज ऑक्साइड के बारे में, जो MnO2 है, मतलब MnO2, ठीक है। ये जो है हमारी मैंगनीज ऑक्साइड है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड के साथ अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु एल्यूमिनियम है। या तो आप इससे एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करा दो या फिर जिंक की अभिक्रिया करा दो। ये जो धातु है ना, ये सब इससे अभिक्रियाशील है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो MnO2 के अंदर हम एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु मिला देते हैं। जैसे हमने विस्थापन अभिक्रिया में Al आएगा यहाँ पर। जैसे हमने विस्थापन अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु एक कम अभिक्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से या फिर उसके लवण विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। वही सेम चीज़ यहाँ पर होगी। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये Al2O3 बना देगा, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, और साथ में जो शुद्ध धातु होगी मैंगनीज, ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सारी की सारी धात्विक ऑक्साइड कोयले के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जब वो कोयले के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी तो उनके लिए हम क्या करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक ज़्यादा क्रियाशील धातु ली जाएगी जो उसकी ऑक्साइड से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी, और जिसके कारण वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण उसको उसके ऑक्साइड से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। इसी प्रकार से एक लोहे की ऑक्साइड जो होती है, यानी कि Fe2O3, ठीक है, इसे हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं या फिर लौह ऑक्साइड कहा जाता है इसे। जो फेरिक ऑक्साइड होती है, फेरिक ऑक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम मिलाने पर ये फिर से हमें Al2O3 दे देगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लोहा होगा ये मतलब बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। और आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि ये जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं दोनों की, ये बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। इसी कारण यहाँ से जो मिलने वाली हमें शुद्ध धातु होती हैं वो हमेशा द्रव अवस्था में मिलती हैं। कौन सी अवस्था में मिलती हैं, द्रव अवस्था में मिलती हैं। ये चीज़ आप अपनी किताब में देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है हमने, Fe2O3 जिसने एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया की, Al2O3 बना दिया। Al2O3 के बाद Fe जो था हमें किस में मिल गया, किस अवस्था में मिल गया, द्रव्य अवस्था में मिल गया। और साथ में जो ऊर्जा होती है वो तो यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। किसके रूप में निकलती है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये वाली जो अभिक्रिया होती है, इसको कहा जाता है थर्माइट अभिक्रिया या थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया, इसका काम जो होता है, ये जो टूटी हुई पटरियाँ होती हैं, रेल की पटरियाँ होती हैं या मशीन के कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं, तो उनके अंदर लोहा और एल्यूमिनियम को यूज़ करके ये जो गला हुआ लोहा होता है, यानी कि पिघला हुआ जो लोहा होता है, उसके ऊपर डाल दिया जाता है और वो रिपेयर हो जाती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि थर्मिट अभिक्रिया जो होती है वो किस किस के बीच में होती है, लौह ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देखो आयरन ये रहा और एल्यूमिनियम ये रहा, तो एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, लोहे से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसी कारण ये इसकी ऑक्साइड से इसको विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने के बाद ये अभिक्रिया इतनी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है कि जो लोहा होता है हमें कौन से रूप में मिलता है, कौन सी अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है। द्रव अवस्था में मिलने के कारण हम इस अभिक्रिया को थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। थर्माइट अभिक्रिया का जो उपयोग है ये आपकी रेल की पटरियों को ठीक करने में या फिर आपके कुछ जो मशीन होती है, लोहे की जो मशीन होती है, उनके अगर कोई पार्ट टूट जाता है उनको रिपेयर करने में उपयोग की जाती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है और पूछते हैं आपसे, सीधा सीधा पूछते हैं कि एक चीज़ है, ये एक धातु ऑक्साइड है X। कौन सी ऑक्साइड, एक धातु ऑक्साइड है X, जिसका जो उपयोग है वो रेल की पटरियों को ठीक करने में किया जाता है। तो आप उसकी पूरी अभिक्रिया लिख दो, उसको पहचानो,
इसके बाद कौन सा वो बनता है, इस तरीके के आपके एनसीईआरटी में भी होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारी जो मध्यम अभिक्रिया वाली धातुएं थी वो हो चुकी हैं खत्म। अब हम करेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में, कैसे कैसे वो अभिक्रिया इनके साथ, मतलब कैसे कैसे उनका परिष्करण किया जाता है। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती कौन कौन सी हैं, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मध्यम की जगह हटाकर सिर्फ उच्च लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उच्च अभिक्रियाशील या सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती कौन सी हैं? अगर आप इनकी अभिक्रिया इनकी सक्रियता अगर आप लिखने जाओगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सी होती है? पोटेशियम होती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये कौन सी धातुएं होती हैं इसमें? पोटेशियम होती है, फिर सोडियम होती है, फिर कैल्शियम होती है और फिर मैग्नीशियम होती है। ये चार धातुएं जो हैं ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं या फिर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं इनको कहा जाता है, जिसमें से पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, सोडियम उससे कम होता है, कैल्शियम उससे भी कम होता है और मैग्नीशियम इसके अंदर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो मैंने आपको जब बताया था फ्लो चार्ट में हमने देखा था कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है, क्योंकि ये धातु कार्बोनेट और सल्फाइड और नहीं बनाती हैं, यानी कि कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क नहीं बनाती हैं, इसलिए इनके क्लोराइड विलयन को, किसको? क्लोराइड विलयन को इनके गलित रूप में लिया जाता है। गलित रूप में यानी कि जैसे मान लो ये जो अभिक्रियाएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेंगी, ठीक है। KCl बनता है, NaCl बनता है, CaCl2 बनता है, MgCl2 बनता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी। MgCl2 का तो और देख चुके हैं हम, NaCl का भी देख चुके हैं हम। तो इनके जो क्लोरीन वाले विलयन होते हैं, क्लोरीन वाले जो लवण होते हैं उनको पिघलाया जाता है। उनको पिघलाने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है, जिसमें कैथोड यानी कि जो हमारी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, जिसे छड़ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे? छड़ कहते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो उसको हम छड़ कहेंगे और इसे इस प्रकार लिखा जाएगा, कैथोड। देखो, कैथोड जो होती है इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है। हाँ, नेगेटिव का ही होता है। नेगेटिव के चार्ज के ऊपर हमें धातु मिल जाती है कैथोड के ऊपर। यहाँ पर यह अभिक्रिया होती है Na+ और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से हमें जो शुद्ध धातु होती है वो मिल जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हम NaCl का एग्जाम्पल लें, NaCl के एग्जाम्पल में हमने ये एग्जाम्पल लिया है, ये बात याद रखना। तो NaCl के एग्जाम्पल में जो शुद्ध धातु होगी वो हमें कहाँ पे मिल जाएगी? कैथोड पर मिल जाएगी। और जो अशुद्धिकरण या फिर जो क्लोरीन होगा वो किसके पास चला जाएगा? एनोड के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? वो एनोड के पास चला जाएगा। एनोड के पास प्लस का चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो ये होती है Cl जो होता है ये Cl2- और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक बार आप चेक कर लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ उसको। नहीं, Cl2 होता है, ऊपर नहीं होता, नीचे होता है, ठीक है, Cl2। और इसमें तो Na+ ऊपर ही था ना, Na+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल Na, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में भी नहीं मिलती, सल्फाइड अयस्क के रूप में भी नहीं मिलती। ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। पोटेशियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इन्हीं क्लोराइड विलयन को, ठीक है, इन्हीं क्लोराइड विलयन को हम क्या कर लेते हैं? इनको पिघला लेते हैं, मतलब इनका जो द्रव्य रूप होता है उसको लेके आते हैं। गलित अवस्था इसको कहा जाता है। इसी गलित अवस्था के अंदर से जब हम विद्युत संचालित करते हैं, इसी गली अवस्था के अंदर मैंने बताया था ना कि इसमें ऐसे करके 2 रॉड लगाई जाती हैं, फिर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो विद्युत जब हम इसमें से संचालित करते हैं तो विद्युत संचालित करने पर जो शुद्ध धातु होती है वो कौन सी रॉड पर इकट्ठी होती है? कैथोड पर इकट्ठी होती है। और जो क्लोरीन होता है वो कौन सी रॉड पर इकट्ठा हो जाता है? एनोड पर इकट्ठा हो जाता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी कभी कभी किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी इसी तरीके से निकाला जाता है विद्युत अपघटन से, और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड को एल्यूमिना भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो भी तीनों श्रेणी का जो निष्कर्षण था वो खत्म हो गया है। अब हम अपने रिफाइनिंग देखेंगे। रिफाइनिंग का मतलब है इनका परिष्करण देखेंगे। क्या देखेंगे? परिष्करण। इन धातुओं का परिष्करण किस प्रकार किया जाता है। तो परिष्करण बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी हम विद्युत अपघटन ही देखेंगे सारा का सारा, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है अब ज़रा हम इसकी बात कर लेते हैं।
करते हैं धातुओं का परिष्करण। अभी तक हमने देख लिया था कि तीनों तरीके की जो धातुएं होती हैं वो किस प्रकार हम उसका निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण करने के बाद परिष्करण किया जाता है। परिष्करण का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध रूप से आप धातु को कैसे बाहर निकालेंगे। शुद्ध धातु अभी तक तो हम कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जो अभी अपद्रव्य यानी कि इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं, उनको हम परिष्करण से निकालते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारी विधियाँ होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या फिर जिसे विद्युत अपघटन भी कहा जाता है या विद्युत अपघट्य परिष्करण भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, विद्युत अपघट्य परिष्करण भी कहा जाता है इसे, यही हमारा सबसे अच्छी विधि होती है और सबसे ईजी विधि भी यही होती है। तो देखो इस विधि के अंदर होता क्या है, जैसे इस विधि में हम ऐसे करके एक बीकर लेते हैं, यानी कि एक बर्तन लेते हैं जिसके अंदर हम दो रॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रॉड लगाते हैं। अब जो रॉड होती हैं, दो रॉड होती हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। कौन कौन सी रॉड होती है हमारी, एक होती है कैथोड। कैथोड पर कौन सा आवेश होता है, कैथोड पर होता है माइनस का आवेश यानी कि ऋणात्मक होता है, और एक होती है हमारी एनोड। क्या लिख रहा हूँ मैं, एनोड। एक होती है एनोड जिसके ऊपर प्लस का आवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैथोड होती है, कैथोड जो होती है ये बहुत पतली सी छड़ होती है, यानी कि एक पतली सी रॉड होती है जो शुद्ध धातु की बनाई जाती है। कैथोड के ऊपर हम क्या रखते हैं, एक शुद्ध धातु रखते हैं जो बहुत पतली होती है। एनोड जो होती है ये अशुद्ध धातु होती है। अशुद्ध धातु की जो रॉड होती है वो मोटी रखी जाती है, थोड़ी बड़ी रॉड रखी जाती है। अभी क्यों रखी जाती है इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर जो विलयन लिया जाता है ना, वो विलयन उसी धातु का होता है जिसकी हम इलेक्ट्रो बना रहे हैं। जैसे मान लो हम कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, जो आपकी बुक में एग्जांपल है वो है कॉपर का, ठीक है, कॉपर। तो कॉपर के लिए यहाँ पर जो शुद्ध धातु होगी वो कैथोड पर रखी जाएगी, जो अशुद्ध धातु होगी वो एनोड पर रखी जाएगी, ठीक है। और एनोड जो होगी ये मोटी छड़ होगी, यानी कि थोड़ी सी मतलब मोटी इलेक्ट्रोड होगी, और जो कैथोड होगी ये पतली सी छड़ होगी, यानी कि पतली सी रॉड होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो विलयन लिया जाएगा, जो विलयन होगा, विलयन भी इसी का लिया जाता है, जिसे हम लवण विलयन भी कहते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है कि कॉपर सल्फेट को यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। अब इस विलयन को यानी कि विद्युत अपघटन में उपयोग होने वाले विलयन को कहा जाता है विद्युत अपघट्य। क्या कहा जाता है इसे, विद्युत अपघट्य, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब इसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं वैसे तो विद्युत अपघट्य इसे कहा जाता है। अब देखो होता क्या है, जब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं, यानी कि जब विद्युत इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये जो एनोड होती है, एनोड से अशुद्ध धातु के जो आयन होते हैं, यानी कि जो धातु के आयन होते हैं, जैसे मान लो कैथोड के ऊपर बहुत सारी गंदगी लगी हुई है, तो इसमें से जो Cu2+ होगा ना, जो कॉपर के आयन होंगे, यानी कि हम कॉपर की बात कर रहे हैं ना अभी, तो कॉपर के जो आयन होंगे वो इस विलयन में क्या होने लग जाएंगे, घुलने लग जाएंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन में कैथोड ली, एनोड ली, एनोड के ऊपर हमने अशुद्ध धातु डाली थी, जिसके जो धातु होगी ना उस अशुद्धिकरण में, जैसे अशुद्ध में तो कुछ भी हो सकता है ना यार, धातु के साथ मिट्टी भी लगी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसमें से जो धातु के आयन होंगे वो क्या करने लग जाएंगे, इस विद्युत अपघट्य में घुलने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, घुलने लगेंगे। और जितने धातु के आयन इस इलेक्ट्रोड से यानी कि एनोड से इसके अंदर घुल रहे हैं, उतने ही धातु के आयन इस विलयन से इस पतली वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके इकट्ठे होने लग जाएंगे, मतलब कैथोड पर जाकर इकट्ठे होने लग जाएंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लेते हैं। देखो जो पतली वाली हमारी रॉड थी, एनोड थी, एनोड से धातु के जो आयन होंगे, धातु के आयन पहले विद्युत अपघट्य में घुलना शुरू करेंगे। विद्युत अपघट्य से अब देखो जितने धातु के आयन इस मोटी वाली इलेक्ट्रोड से यानी कि एनोड से आए, उतने ही धातु के आयन क्या करेंगे, इस पतली वाली इलेक्ट्रोड पर जाकर इकट्ठे होने लग जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया होगी ये इसी प्रकार चलती रहेगी। आप अपनी बुक में देख सकते हैं इस चीज़ को, ये जो प्रक्रिया होगी धीरे धीरे इसी प्रकार चलती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जो एनोड जिसको हमने पहले मोटा लिया था, वो जो एनोड होगी वो पतली हो जाएगी, और जो कैथोड जिसको पहले पतला रखा गया था वो बाद में मोटी हो जाएगी। और यहाँ पर जितनी भी जो हमारी इसके अंदर जैसे देखो कुछ अशुद्धियाँ अगर घुलनशील होंगी इसके अंदर तो वो घुल जाएंगी, लेकिन जो अशुद्धियाँ इसके अंदर अघुलनशील होंगी वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार इकट्ठी हो जाएंगी, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोड पंख, यानी कि एनोड से निकलने वाली अशुद्धियों को एनोड पंख कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या फिर विद्युत अपघट्य परिष्करण आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए
पहले बार बार समझाना पड़ेगा। देखो कैथोड जो थी वो पतली ली गई, कैथोड पर शुद्ध धातु ली गई। एनोड जो थी ये मोटी रॉड थी जिसके ऊपर अशुद्ध धातु ली गई। जब दोनों को इसके विलयन में, ठीक है, इस विलयन को क्या कहा जाएगा, ये लवण विलयन होगा। जिस धातु की हम एनोड और कैथोड ले रहे हैं उसी धातु का विलयन लिया जाएगा। उस धातु के विलयन को हम विद्युत अपघट्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य बोलेंगे। जब इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो मोटी वाली इलेक्ट्रोड जो अशुद्ध इलेक्ट्रोड थी उसके ऊपर से धातु के आयन इस जलीय विलयन नहीं, विद्युत अपघट्य में जाकर घुलने लगेंगे। घुलने के बाद जितने आयन यहाँ से आए थे उतने ही आयन ये जो विद्युत अपघट्य होगा ये पतली वाली रॉड पर चढ़ाता जाएगा। मतलब आप ऐसे समझ लो कि यहाँ से आ रहा है और वो इसको देता जा रहा है। ये मीडिएटर का काम कर रहा है एक तरीके से, बीच में बस ये मीडिएटर का काम कर रहा है। इसने एनोड से ले लिया सारा, एनोड से लेने के बाद ये किसको देता जा रहा है? कैथोड को देता जा रहा है। और जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ जो हैं वो सारी यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही हैं और इन अशुद्धियों को एनोड पंख कहा जाता है। आई होप ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि विद्युत परिष्करण या विद्युत अपघट्य परिष्करण किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि कभी कभी तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बार ये आता है हमारे एग्जाम में, हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका जो मेन चैप्टर था वो यहीं पर खत्म हो चुका है। वैसे तो अब जो हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट रह गया बस संक्षारण तो हम हमारी जो मतलब फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 नई चीज़ें आएंगी वो हम देखेंगे। देखिए तो संक्षारण होता क्या है। सबसे पहले तो जब भी कोई धातु ऑक्सीजन, अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वो डैमेज होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। इस पूरी अभिक्रिया को या इस पूरी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, कोई धातु अम्ल, ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आने से क्या होने लग जाती है? संक्षारित होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, या ऐसे कह लो वीक होने लग जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नहीं उतनी रहती। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल संक्षारण का है हमारे लोहे के ऊपर जंग लगना। जो लोहे के ऊपर जंग लगती है वो भी संक्षारण ही होता है, मतलब संक्षारण के कारण ही होती है। अब संक्षारण से बचने के उपाय पूछे जाते हैं आपसे, तो संक्षारण से बचने के उपाय हैं कि आप धातु के ऊपर पेंट कर दो। ठीक है, पेंट करते रहो या फिर उसके ऊपर तेल वगैरह लगाते रहो, ऑयलिंग करते रहो उसकी डेली, ग्रीस लगाते रहो उसके ऊपर जिससे जो ऑक्सीजन है या कोई भी नमी वाली चीज़ है उसके ऊपर अटैक ना कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसे यशद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यशद लेपन। इसे इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अब ये जो यशद लेपन होता है ना, ये लोहे या इस्पात के ऊपर, लोहे या इस्पात मतलब स्टील, लोहे या स्टील के ऊपर जिंक मतलब जस्ते की एक परत चढ़ा देते हैं विद्युत के माध्यम से। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि यशद लेपन जो होता है लोहे और इस्पात की वस्तुओं के ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ा देना, इसी को यशद लेपन कहा जाता है। ठीक है, यशद लेपन के बाद जो धातुएं होती हैं उनके ऊपर जंग नहीं लगती है, जो लोहे को जंग लगने से बचाता है। या फिर इस तरीके से आप कह सकते हो कि यशद लेपन बहुत एक ज़रूरी चीज़ है अगर हमें संक्षारण से रोकना है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक चीज़ें थी जो हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसे भी बताई जाती हैं कि हम दो धातु या दो अधातुओं को मिलाकर हम एक मिश्र धातु बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक मिश्र धातु बना सकते हैं, दो धातु या दो अधातुओं को मिलाकर। अब लोहे के बारे में कहा जाता है कि लोहा जब भी हमें शुद्ध रूप में मिलता है ना, बिल्कुल शुद्ध लोहा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मतलब वो जैसे ये स्टील जो भी हमारे घर में मशीन वगैरह बनाने के काम नहीं आ सकता वो। ठीक है, मतलब शुद्ध लोहा जो होता है वो हमारे मशीन वगैरह बनाने के काम नहीं आ सकता, तो इसीलिए उसके अंदर कुछ कार्बन का हिस्सा डाल दिया जाता है जो 0.05% होता है। 0.05% हम इसमें कार्बन मिला देते हैं, जिसके कारण जो लोहा होता है वो थोड़ा बहुत कठोर हो जाता है और हम इससे मशीन वगैरह आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब ये जो प्रक्रिया होती है यानी कि दो धातुएं या दो अधातुओं को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है इसे मिश्रात्वन बोला जाता है। क्या कहते हैं? हम इसे मिश्रात्वन बोलते हैं। ठीक है, मिश्रात्वन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये दो या दो से ज़्यादा धातुओं या दो से ज़्यादा अधातुओं के मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब ये मिश्रात्वन होती कैसे? देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, दोनों ही धातुओं या दोनों ही अधातुओं को जिनको भी हमें मिलाना है दोनों को ही पहले पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, गलित अवस्था में होती हैं। फिर एक एक करके एक फिक्स्ड रेशियो यानी कि एक अनुपात के अंदर हम उसको मिला देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब इतने ही उसके अंदर वो उसके गुण होने चाहिए, तो दोनों को मिला देते हैं।
मिलाने के बाद क्या होता है, उसे कक्ष ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर दिया जाता है और ठोस अवस्था में वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और उसी तरीके से हमारी एक मिश्र धातु तैयार हो जाती है। मिश्रात्वन से बनने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। स्टील जो है, स्टील ये लोहा, क्रोमियम और निकल तीनों का एक मिश्र धातु है जो हम स्टील घर में यूज़ करते हैं, स्टील के बर्तनों में खाना वगैरह खाते हैं। ये जो स्टील है, ये स्टील हमारी लोहा, निकल और क्रोमियम से मिलकर बनती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। लोहे को जो हमारा बिल्कुल प्योर लोहा होता है यानी कि जो शुद्ध लोहा होता है, जो शुद्ध लोहा होता है, शुद्ध Fe, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है जिससे हम मशीन वगैरह नहीं बना सकते। मशीन वगैरह ना बनाने के कारण हम इसके अंदर 5% 0.05% कार्बन मिला देते हैं जिसके कारण ये थोड़ा कठोर हो जाता है और मशीन बनाने के उपयोग में लाया जा सकता है। इसी तरीके से सोने का अगर एक एग्जांपल लें हम, तो जो 24 कैरेट सोना होता है, जो बोला जाता है कि भाई ये 24 कैरेट सोना है, खरा सोना बिल्कुल, तो 24 कैरेट सोना जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। ठीक है, मतलब जब हम उसे गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर वो मुलायम होता है। तो मुलायम होने के कारण इससे हम जो ज्वेलरी वगैरह हम पहनते हैं वो सब नहीं बना सकते हम। ठीक है, जो ज्वेलरी हैं, हमारे जो भी आभूषण वगैरह होते हैं, इन सबको 24 कैरेट सोने से नहीं बनाया जाता है। इसीलिए इसके अंदर 24 कैरेट सोने में मतलब 22 कैरेट सोने के साथ 2 कैरेट या तो आप चांदी मिला देते हैं या फिर कॉपर मिला देते हैं, जिससे सोना जो होता है वो थोड़ा कठोर हो जाता है और उससे आभूषण बनाए जाते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि कमर्शियल मार्केट में जो भी आप सोना खरीदने जाते हैं वो सोना 22 कैरेट होता है उसमें, और 2 कैरेट उसमें या तो सिल्वर होता है या फिर कॉपर होता है। चलिए, ये भी हो गया हमारा इतना, और तो कुछ था नहीं। एलॉय मैंने आपको बता दिया, हाँ एलॉय भी बता देता हूँ। मतलब मिश्र धातु जो होती है, मिश्र धातु 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं का समांगी मिश्रण होती हैं। क्या होती हैं? समांगी मिश्रण होती हैं। जिसमें समांगी मिश्रण कौन से होते हैं? जिसके अंदर दोनों ही चीज़ों के कण बराबर होते हैं, बराबर मतलब साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। हमने स्टील के बारे में भी बात कर ली। कॉपर और टिन का एक और वो होता है, कॉपर और टिन के बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे जो हमने पढ़ा था ना नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का एक अलॉय होता है, जिस जो हमने इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो विद्युत हीटर होते हैं उनके अंदर जो तार लगाई जाती है वो नाइक्रोम की लगाई जाती है। नाइक्रोम जो होता है ये निकल और क्रोमियम को मिलकर बनता है। ठीक है, दोनों से मिलाकर बनते हैं। तो ऐसी भी मिश्र धातुएं होती हैं। अच्छा, ये मिश्र धातुओं का काम क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिश्र धातुएं इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उनका जो गलनांक होता है वो परस्पर धातु से बहुत ही ज़्यादा होता है, इस कारण मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। और देख लेते हैं, एक आध इसमें दे रखी होगी तो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और रह गई भाई, सोल्डर जिससे आपने देखा होगा ना, जो हमारे उस पर टाँके वगैरह लगाए जाते हैं, टीवी के जो बोर्ड होता है या रिमोट का जो बोर्ड होता है उसमें सिल्वर कलर के जो टाँके लगे होते हैं तार को सेट करने के लिए, वो सोल्डर के लगे होते हैं। सोल्डर जो होता है ये टिन और लेड, हाँ सही बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ लेड और टिन का एक मिश्र धातु होती है। लेड और टिन जो है इनका जो गलनांक होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए जो आयरन होता है उससे हम गर्म करके उसको पिघला के लगा सकते हैं। फिर अगर हमें किसी भी मिश्र धातु के अंदर एक चीज़ को मरकरी रखना है, मान लो जैसे कोई एक चीज़ हमारे पास कार्बन आ गई, कार्बन तो नहीं, चलो कोई और मान लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम आ गई। अगर एल्यूमिनियम के अंदर हम मरकरी ऐड कर रहे हैं, वैसे ऐड तो नहीं होता होगा, ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई रिएक्शन होता नहीं है। तो अगर हम इसमें कोई मतलब ऐसे समझ लो किसी भी मिश्र धातु का एक पार्ट अगर मरकरी है या पारद है तो उसको हम बोलेंगे अमलगम। क्या बोलेंगे? अमलगम। ठीक है, ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि अमलगम क्या होता है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक नंबर में पूछते हैं इसके बारे में। तो अमलगम वो मिश्र धातुएं होती हैं जिसके अंदर एक धातु मरकरी होती है।